वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, उसके प्रैक्टिस सेट थर्ड जो कि हम लोग एग्ज़ाम तक इसको कंप्लीट करने वाले हैं। एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इस सभी में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की जो प्रिपरेशन है उसको एक जज करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें पूरे सिलेबस को, इंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। और मैं चाहूँगा आप इसमें कम से कम जो 20 प्रश्न है, 20 में से 15 प्लस सही करने का प्रयास करें। अगर आप 15 प्लस सही करते हैं तो यानी आपका सिलेक्शन के जो चांस है वो 90% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बीपीएससी का जो पैटर्न था इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। और मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर, यूपीएससी सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया है इसमें। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है आपको बताना है। साथियों, हम सभी आंसर दें, आप आंसर उसके पहले सोचें, इसके तब तक हम पुराण के बारे में बता दें आपको। पुराण का मतलब होता है प्राचीन आख्यान। इसमें प्राचीन राजाओं, राजवंशों की जानकारी मिलती है। और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जब तक आप आंसर बताइएगा, पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? पुराणों की संख्या 18। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, कुल कितने पुराण है? 18 पुराण है। देखिए, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसी तरह कुल 18 पुराण है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहला पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य पुराण। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। जो पाली ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाली। तो यहाँ पर जो गांव के मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, उसको क्या नाम दिया गया है? जो इतने भी पाली ग्रंथ है वहाँ गांव, जैसे ग्राम प्रधान होता है, तो उसी तरह आज के डेट में देखा जाए मुखिया होते हैं। उस समय उसे क्या कहा गया पाली ग्रंथों में? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। तो सभी में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? बी, भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? हम सभी जानते हैं 1857 का महान विद्रोह हुआ था हमारे देश में। उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था और एक तरह से कह सकते हैं अंग्रेजों की हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन इसी में जो एक गलती हुई कुछ, और नेतृत्व सही नहीं मिलने के कारण यह विद्रोह असफल हो गया। तो जिसको सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा था वो कौन निकले, जिसके कारण एक तरह से कह सकते हैं या सही तरीके से नेतृत्व नहीं हुआ इस विद्रोह का। तो वो सबसे कमज़ोर कड़ी में आप देखिए कौन कौन है। बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई। तो हम सभी जानते हैं तात्या टोपे ने काफ़ी वीरता दिखाई, लक्ष्मीबाई ने भी काफ़ी वीरता दिखाई, और उसके वीरता के किस्से प्रचलित। नाना साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन बहादुर शाह का आप कहीं नाम नहीं सुने होंगे कि किसी प्रकार इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, जबकि ये विद्रोह के नेतृत्व करता थे। इसे नेतृत्व दिया गया था सैनिकों के द्वारा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह, क्योंकि काफ़ी उम्रदराज थे। ये 73 ईयर के थे। तो 73 ईयर के लोग से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये 73 ईयर के थे और ये कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते थे। कभी चाहते थे कि अंग्रेजों से भी कुछ फ़ायदा ले लिया जाए और कभी विद्रोहियों के साथ रहे। तो ये 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफ़र द्वितीय उसका पूरा नाम था, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। अगला है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? ईरान के जो शाह शासक थे और मुग़ल, इनके बीच अक्सर विद्रोह होता था एक एरिया को लेकर, उस एरिया पर अधिकार को लेकर। तो वो किसके काल में, किसके काल में नहीं, इसकी जड़ क्या थी? कौन सा एरिया को लेकर जड़, मतलब मुख्य कारण था? काबुल, कंधार, कुंदुज या गजनी? आपको राइट आंसर देना है। सबसे पहले बता दें, वो एरिया जो हमारा था कंधार था। और लेकिन अंततः क्या हो गया, जहांगीर के काल में, जब मुग़ल सम्राट जहांगीर थे, उस समय ये अंतिम रूप से मुग़लों के हाथ से निकल गया और ईरान के शासकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, कंधार को। कंधार को लेकर अक्सर संघर्ष होते रहता था, किसके बीच? मुग़लों
और ईरान के शाह के बीच। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको राइट आंसर चुनना है। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? अंग्रेजों के समय में जो एक तरह से कह सकते हैं सर्वोच्च पद होता था ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में, वो वायसराय का था। तो उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले आपको ये पता करना असहयोग आंदोलन कब चला था। तो 1920 से लेकर 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था। तो अब आप देखें इस दौर में कौन थे वायसराय, इस दौर में कौन थे? तो देखेंगे कैनिंग कब थे? 1857 के विद्रोह के समय। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप यहाँ रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग जो है इनका कार्यकाल भी इस दौर में नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का भी नहीं है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस दौर में थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 में इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? हम सभी जानते हैं कि आज़ादी भारत को जिस पार्टी ने दिया वो पार्टी इंग्लैंड की कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए होगा, लेबर पार्टी। और फिर ये भी पूछा जाएगा उस समय आपके कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ? इसका उस समय नेता थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारत को आज़ादी प्रदान की और अपने संसद में घोषणा भी किया कि भारत को जून 1947 के पहले आज़ाद कर देंगे। जून 1948 के पहले आज़ाद कर देंगे। उन्होंने 48 कहा था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उसे 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ाद करना पड़ा। कुछ अगर आपसे ये भी पूछा सकता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली के अनुसार भारत को कब तक आज़ाद करना था? तो जून 1948 तक आज़ाद करना था। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि उस समय संविधान सभा जो बनी थी तो संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे उनको अलग अलग स्टेट से चुना गया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर को किस स्टेट से, जैसे आज के डेट में राज्यसभा का चुनाव जिस प्रकार होता है, सभी राज्यों का कोटा होता है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड से 6 लोग जाते हैं तो 6 लोग झारखंड से आते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग स्टेट से अलग अलग कुछ संसदों की जो संख्या है वो अभी डिफाइन है। तो उसी प्रकार जब संविधान सभा बना था तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए उस तत्कालीन सभी राज्यों से प्रतिनिधि आते थे और संविधान सभा का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसको संविधान का एक तरह से कह सकते हैं पिता माना जाता है, रचिता माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। ये बंगाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सभा में पहुंचे थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सेशन बोले तो जब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक को पारित करना होता है तो संसद का ज्वाइंट बैठक बुलाया जाता है। या कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि लोकसभा में किसी पार्टी को मेजॉरिटी है लेकिन वो राज्यसभा में उसकी नहीं है, और कुछ विधेयक ऐसे हैं जहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर विधेयक को पारित कर लिया जाता है बहुमत से। तो वो किस अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट सेशन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 105, 108, 110 या 112। ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक मतलब समझ लीजिए कि जैसे लोकसभा का बैठक अलग हो जगह में होता है, अलग समय में होता है, और राज्यसभा का अलग समय में चलता है। दोनों का जो बैठक होता है अलग अलग होता है, एक साथ कंबाइंड नहीं होता है। लेकिन संयुक्त बैठक में दोनों ही सदन एक साथ बैठती है और किसी मुद्दे पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करती है, या सरकार चाहती है कोई मुद्दे को पारित करना और वो अगर राज्यसभा में उसका बहुमत मेजोरिटी नहीं रहता है तो ज्वाइंट सेशन करके उसे पारित करा लेती है। लेकिन सभी में ये प्रोविज़न नहीं है,
बहुत ही कुछ केसेस है जहाँ पे इसे अपवाद में रखा गया कि वहाँ पर ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये आर्टिकल कौन सा है, आप याद रखें, संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 108 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन का 108 आर्टिकल 108। अगला है लोकसभा सदस्य, यानी जो एमपी होते हैं लोकसभा के, अपना त्याग पत्र किसे देता है। किसी को अगर त्याग पत्र देना हो तो वो किसे संबोधित करके त्याग पत्र देंगे, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या संसदीय मंत्री को। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री मार देते हैं, राष्ट्रपति कर देते हैं, संसदीय मंत्री भी कर देते हैं। नहीं साथियों, लोकसभा के जो सभी गतिविधियों का संचालन करता होते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है पटना, बिहार से संबंधित प्रश्न है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इसमें कुछ नहीं, आपको तो याद है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना याद कर लीजिए, 1916 में हुई थी। ये प्रश्न बहुत बड़ा है बीपीएससी में, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई थी। सेल की स्थापना आप देखें 1954, 1964, 1974 या 1984। आपका सेल की स्थापना का राइट आंसर आपको बताना है कब हुआ था। ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर साथियों क्या बनेगा, देखें ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर सी बन रहा है। ये 1974, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आपको 1973 भी कहीं कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सबसे नियरेस्ट आंसर उस समय हम लोग चुनते हैं, सबसे नियरेस्ट आंसर हम लोग को चुनना होता है। यहाँ पे सबसे नियरेस्ट आंसर में हमारा कौन सा हो जाएगा, 1974। और वैसे अगर आप सेल की स्थापना को देखेंगे तो वो कहीं कहीं आपको जून 1973 मिलेगा, जून 1973 वो वही राइट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है जून 1973 में सेल की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके नियरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हमारा सी बन रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, याद कीजिए, लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में, कहाँ से, ठाणे से मुंबई के बीच। ये भी पूछा जाएगा किसके काल में बिछाई गई प्रथम रेलवे लाइन, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक। और यह समय कब था, साल कौन सा था, तो 1853, 1851, 1835 या 1854। साथियों वह साल था 1853। 1853 को भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है सौर मंडल, ज्योग्राफी से संबंधित सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा, सौर मंडल की खोज। याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। इसका पूरा नाम था निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। ये ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के थे ये भी पूछा सकता है, तो ये रूस के थे, रशियन थे निकोलस कोपरनिकस। निकोलस जब भी देखेंगे तो आप रशियन ही माने, क्योंकि निकोलस द्वितीय, निकोलस तृतीय कहाँ हुआ करते थे, रसिया में। रूसी क्रांति में आप पढ़े होंगे निकोलस, यहाँ निकोलस कोपरनिकस है, समझ गए कि वो रूस के हैं। अगला प्रश्न है 14 में, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। देख लीजिए सभी कलर से संबंधित है, ब्लैक हिल है ना, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। ये सभी पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित, आपसे ये पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमेरिका। सी नंबर इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल कहाँ है, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। डोल्ड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिया गया है अक्षांश है 0 से 5 डिग्री,
उत्तर अक्षांश, 0 से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 0 से 10 डिग्री उत्तर अक्षांश, और यहाँ दिया 5 डिग्री उत्तर अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यहाँ पे ये पूछा 5 डिग्री, 0 से 5 उत्तरी अक्षांश, 0 से 5 दक्षिणी अक्षांश, 0 से 10 उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो डोलड्रम पेटी का विस्तार साथियों विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा भी जिसको कहते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास 5 डिग्री उत्तर में भी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो एरिया है उसी को डोलड्रम कहते हैं। जैसे पूरा जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो रेखा कहीं खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, वह अर्थ को 2 पार्ट में बांटती है। तो ये जो रेखा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। तो इसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम दिया गया डोलड्रम एरिया। तो ये इसका राइट आंसर साथियों क्या बन रहा है, सी बन रहा है, सॉरी डी, राइट आंसर डी बनेगा। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के एरिया को डोलड्रम पेटी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उष्मा के संचरण की विधि क्या है, यानी उष्मा जो गति करती है हीट, तो उसका विधि क्या है, चालन है, संवहन है, विकिरण है या सभी है। जब हम लोग उष्मा की गति को देखेंगे तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक नहीं पाई जाती है, चालन भी है, संवहन भी है और विकिरण भी है। जब किसी ठोस की बात आती है, ठोस में जो उष्मा का संचलन होता है, ठोस में उष्मा का, तो वहाँ चालन विधि से होता है। वहीं हवा में देखें या फिर लिक्विड में देखें तो वहाँ संवहन होने लगता है। लेकिन जब हम सूर्य का प्रकाश भी एक बहुत बड़ा उष्मा का स्रोत है, सबसे बड़ा उष्मा का स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो विकिरण से आता है, क्योंकि इससे कोई माध्यम भी नहीं चाहिए, निर्वात से होते हुए धरती तक पहुँचती है। यानी चालन भी है, संवहन भी है और विकिरण भी है, तीनों प्रोसेस है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो उष्मा के संचरण की विधि क्या है, चालन भी है, संवहन भी है और विकिरण भी है, इसे याद रखेंगे आप लोग। अगला है एक मात्रक है फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, फेदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप की तीव्रता या कोई नहीं। फेदोमीटर एक यंत्र है, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग यंत्र का यूज करते हैं, तो हमारा फिजिक्स में एक यंत्र है फेदोमीटर, इसका हम लोग यूज करते हैं साथियों समुद्र की गहराई मापने में, कि समुद्र कितना गहरा है, ये जो जांच किया जाता है फेदोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न 18 नंबर, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है जो सीएनजी है हमारा, सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, वही है प्राकृतिक गैस। इसमें प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। साथियों इसमें प्राकृतिक गैस जो सीएनजी, इसमें 80% मीथेन रहता है, यानी सबसे ज़्यादा क्या रह गया, मीथेन। और भी घटक में ब्यूटेन भी रहते हैं, इथेन भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका मीथेन रहता है 80%। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, लोथर मेयर ने, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ या डोबे रेनर ने। तत्व, ये रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, केमिस्ट्री से। तत्व का जो जैसे आवर्त सारणी जो बनाया गया है, जिसमें हम लोग तत्वों का अलग अलग वर्गीकरण देखते हैं, एक टाइप के तत्व को एक जगह रखा गया, दूसरे टाइप के तत्व को एक जगह रखा गया, इसका सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है, तो डोबे रेनर, इसका डी राइट आंसर होगा। डोबे रेनर ने सबसे पहले किया था, लेकिन बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी काफ़ी फेमस रही और यह और इससे काफ़ी मान्यता मिली। डोबे रेनर का जो वर्गीकरण था वो धराशायी हो गया, लेकिन इसमें ऐतिहासिक काम किसने किया, मेंडलीफ ने किया। बाद में फिर लोथर मेयर ने भी वर्गीकरण किया, लेकिन फिर भी मेंडलीफ ने सबसे ज़्यादा इस एरिया में सफल काम किया और थोड़ा आंशिक संशोधन के बाद लोथर मेयर का लेटेस्ट आवर्त सारणी मिलता है, लेकिन मेंडलीफ इसमें सबसे एक नंबर पे है, उनका योगदान सबसे बड़ा रहा है।
तो सब तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया है? तो डोबे रेनर ने। राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? डी, याद रखेंगे डी। इसमें अगला प्रश्न है, वायु से संबंधित कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा रूपांतरित तना है? आपसे पूछा जाएगा गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू, ये भी पूछा सकता है। गाजर क्या है? तना है, जड़ है, बहुत इसी प्रकार के प्रश्न आप देखते होंगे एग्जाम्स में। यहाँ रूपांतरित, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, कौन सा रूपांतरित? कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तना रूपांतरित हो जाती है। तो रूपांतरित यानी उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस तरह का तना कौन है जो अपने रूप को परिवर्तित कर देती है, रूपांतरित हो जाती है? तो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा आलू, पोटैटो। पोटैटो है राइट आंसर डी। तो चलिए आज के 20 प्रश्न हो गए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इसी प्रकार पर डे आपको 8 से 9 बजे सुबह सुबह एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह आपको पसंद आ रहा होगा, आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगा देगी। आप शानदार सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और साथ ही पुनः एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अपनी तैयारी को शानदार करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें साथियों। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए काम करने के लिए और भी जोश के साथ प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।